नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका देहरादून स्टडी पॉइंट में। मैं मोहित रावत। आज हम सहायक समीक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर जो 1 अगस्त 2021 को यूके पीएससी यानी लोक सेवा आयोग द्वारा जो कराया एग्जाम है उसका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, व्याख्या सहित डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और यहाँ पे कोशिश की है कि यहाँ पे आंसर की होगी इसकी लगभग 100% एक्यूरेट हो। तो साथियों हम बढ़ेंगे आगे। तो शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं पहले कि यदि आपने अभी तक हमारे जो उत्तराखंड स्पेशल जो सीरीज है अभी तक नहीं देखी तो जल्दी देखिए साथियों, जरूर देखिए। यहाँ से आपको जो अपकमिंग एग्जाम है, बीडीओ बीपीडीओ जितने भी एग्जाम है यूकेएसएससी के, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आपको केवल 8 सीरीज से। तो बढ़ेंगे साथियों आज की सीरीज में। आज का पहला क्वेश्चन है, मुगल एवं चंद वंश के संबंध के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे ऑप्शन है जैसे जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नुस्खा ए दुलकुशा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी जहांगीरनामा। मुगल और चंद वंश का जो संबंध मिलता है हमें जहांगीरनामा में मिलता है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपने, शाहनामा। कहां पे? शाहनामा। तो जहांगीरनामा और शाहनामा में हमें मुगल व चंद वंश के जो संबंध है उनका वर्णन मिलता है। अब साथियों जैसे ऑप्शन नंबर बी है, यहाँ पे देखिए आप और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। जैसे ऑप्शन नंबर बी है बाबरनामा। तो बाबरनामा आप सब जानते हैं बाबर की आत्मकथा है। अब इंपॉर्टेंट ये है किस भाषा में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। जो बाबरनामा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी है। इस भाषा का आपका एक और नाम ध्यान रखना है, कभी आपस में कभी क्वेश्चन होता है कि तुर्की ना आए ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है एक है चागताई भाषा। किस भाषा में है? चागताई भाषा। तो आपको ध्यान रखना है जो बाबर की आत्मकथा है एक चागताई भाषा या तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर की आत्मकथा है। अब इसका नाम तुजुके बाबरी नाम से है ना। अब साथियों देखो, जो बाबरनामा है ये तो आपने देख लिया कि बाबर द्वारा लिखी गई ये आत्मकथा थी और तुर्की और चागताई भाषा में है। अब इस जो बाबरनामा है यहाँ पे जो बाबर लिखता है कि वो फरगना के सूबे में 1494 में 12 वर्ष की उम्र में राजा बना। तो अब क्वेश्चन पहले यही पूछेगा कि बाबर का जो यहाँ पे वो हुआ था, राजारोहण हुआ था, वो कब हुआ था, यानी बाबर राजा कब बना। तो आपको एग्जैक्ट डेट ध्यान रखनी है, 1494 में। 1494 में वो किस 12 वर्ष का था उस समय। तो 12 वर्ष की उम्र में वर्ष 1494 में जो बाबर था वो फरगना का सूबे का क्या बना था? शासक बना था, यानी राजा बना था। तो यहां से आपको क्वेश्चन इतना ध्यान रखना है। अकबरनामा तो आप सब जानते होंगे, आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अब साथियों एक क्वेश्चन यहाँ पे और टफ बताता मैं आपको। जो बाबरनामा है उसका अनुवाद किया गया है तुजु के बाबरी में, और तुजु के बाबरी जो लिखी है वो लिखी है अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, उनका कार्य क्षेत्र बताना है। यहाँ पे ये ऑप्शन है जैसे बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गोरा देवी पर्यावरण हितैषी और तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी। साथियों आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तुलसी देवी। अब देखिए साथियों, जो बिस्नी देवी है आप सब जानते हैं इनके बारे में। बिस्नी देवी क्या है कि ये प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, यानी उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला, यानी उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला थी। इनका संबंध बागेश्वर से था, यानी 1902 में बागेश्वर में इनका जन्म हुआ था। अब साथियों कभी पूछा जाए कि ये जेल कब गई थी, तो आपको ध्यान रखना है दिसंबर 1930 को ये जेल गई थी। और इनका एक फेमस नारा था, जेल ना समझो बिरादर, जेल जाने के लिए कृष्ण का मंदिर है, प्रसाद पाने के लिए। तो ये बिस्नी देवी का एक फेमस नारा था। अब दीपा जोशी जी की बात करेंगे। आप सब जानते हैं दीपा जोशी जी। दीपा जोशी जी फेमस हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, यानी मंजूर ग्राम थेलीसेण में इनका जन्म हुआ था। कहां पे हुआ था? मंजूर गांव, मंजूर ग्राम थेलीसेण, थेलीसेण यानी पौड़ी गढ़वाल में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब साथियों यहाँ पे देख लिया मंजूर गांव थेलीसेण में इनका जन्म हुआ था। अब इनके अलावा जैसे आप सब जानते हैं दीपा जोशी जी को और क्या क्या नाम से जाना जाता है? इच्छागिरी माई, टिंचरा माई, टिंचरी माई, है ना, ये उनके उपनाम है। क्या नाम है? इच्छागिरी माई, इच्छागिरी माई और टिंचरी माई। तो ये नाम भी किसका है? दीपा देवी जी का है। गोरा देवी तो आप सब जानते हैं ना, चिपको हुमैन जिन्हें हम कहते हैं। अब साथियों यहाँ पे है जैसे तुलसी देवी, जो इसका राइट आंसर है। तो तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी नहीं है, ये क्या है? एक उद्योगपति है, यानी ये क्या थी? उद्यमशील एवं समाज सेवी। अगर हम इसे समाज सेवी और उद्यमशील की बात करेंगे, ये क्या है? एक समाज सेवी व उद्यमशील, व उद्यमशील।
तो इसका राइट आंसर ये होगा कि तुलसी देवी क्या है, एक समाज सेवी और उद्यमशील है। अब तुलसी देवी जी के बारे में बात करें साथियों, ये इनका जो संबंध है ये पिथौरागढ़ से, यानी गंगोत्री गर्भयाल सॉरी जो तुलसी देवी जी है ये उद्यमशील और समाज सेवी देवी का पिथौरागढ़ से संबंधित है। और इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने ऊन गृह उद्योग समिति का गठन किया था 1957 में। 1957 में ऊन गृह उद्योग समिति का गठन किया था। तो यहां पे लिख देता मैं, क्या है, ऊन गृह उद्योग, ऊन गृह उद्योग समिति। तो ऊन गृह उद्योग समिति का जो गठन किया था ये किया था तुलसी देवी जी ने वर्ष 1957 में। और इनका जो संबंध है वो कहां से है, पिथौरागढ़ से। और ये उद्यमशीलता यानी समाज सेवी हैं। अब साथियों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, इसके बारे में डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ई गार्डनर इसका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपके पास है गोविंद है उत्तरकाशी में, अस्कोट पिथौरागढ़ में, बिनसर अल्मोड़ा में, सोना चमोली में। यानी ये वन्यजीव विहार है, जैसे कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है, अस्कोट पिथौरागढ़ में है, बिनसर अल्मोड़ा में है, सोना नदी है जो ये यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यानी अगर हम सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे पड़ता है, आप सब जानते हैं ये पौड़ी में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। अब साथियों आपको इनकी स्थापना ध्यान रखनी है, जो यहाँ पे जो वन्यजीव विहार है इनकी आपको स्थापना ध्यान रखनी है। जैसे गोविंद वन्यजीव विहार की बात करेंगे उत्तरकाशी में है, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम अस्कोट वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम सोना नदी की बात करेंगे तो सोना नदी की हुई थी 1987 में। और अगर हम बात करेंगे बिनसर की बात करेंगे तो 1988 में हुई थी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है, गोविंद वन्य जीव जो विहार है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, उत्तरकाशी में है। अस्कोट की बात करेंगे, अभी आपने देखा जो अस्कोट वाइल्ड सेंचुरी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। बिनसर आपने देखा कब हुई थी, बिनसर की स्थापना ये हुई थी 1988 में। और जो सोना नदी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। तो साथियों आपने यहां से देख लिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो ये राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 1871। आप सब जानते हैं 1870 में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई थी और उसके अगले साल 1871 में अल्मोड़ा अखबार की जो स्थापना हुई थी बुद्धि बल्लभ पंत जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा 1932 यानी 2 अक्टूबर 1932 को भारतीय सेना अकादमी की स्थापना हुई थी। और इसके अलावा और ध्यान रखना आपको 10 दिसंबर 1932 को भारतीय सेना अकादमी का जो औपचारिक उद्घाटन था ये हुआ था। तो आप यहां से इतना ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंपावत में कौन सी झील अवस्थित है। अब साथियों जैसे यहाँ पे तड़ाक ताल, तो तड़ाक ताल अल्मोड़ा में है। चोराबाड़ी ताल कहाँ है, यहाँ पे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, यानी रुद्रप्रयाग में है। डोडी ताल यानी 7 कोनों जो कोनों के लिए फेमस है, ये कहाँ पे, उत्तरकाशी में, यानी सुंदर मछलियों के लिए भी फेमस है। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्याम ताल। तो चंपावत में जो ताल है वो श्याम ताल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ में की गई जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है वो किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या हो गया, पर्यटन से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है, जो उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना है ये पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। और आपको ध्यान रखना है इस शुरुआत हुई थी जून 2002 में। जून 2002 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यानी जो स्कीम हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें लगभग 40 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जिसमें से 15 लाख सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र सर्वाधिक हिमालय अवस्थित है। यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर। शायद आयोग का कहने का मतलब यहाँ पे यह होगा कि सबसे बड़ी हिमालय जहां से क्या निकलती है, इन नदियों का उद्गम होता है। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी भागीरथी। तो सबसे बड़ी जो हिमनद है आप सब जानते हैं गंगोत्री हिमनद है, और वहीं से कौन सी नदी निकलती है, भागीरथी नदी क्या निकलती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है। कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है, आपके पास ऑप्शन है सोमचंद, वासुदेव, थोहरचंद और जयदेव। साथियों शायद ये क्वेश्चन
अपवाद में आ सकता है आपको। जैसे यहाँ पे ऑप्शन देखो, सोमचंद तो आप सबसे पहले डिलीट करोगे, थोरचंद का कोई मतलब नहीं, जयदेव का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे वासुदेव हो सकता है। या फिर वैसे अगर बात करें तो इनका मतलब यह नाम होना चाहिए था, वसंतदेव होना चाहिए, तो वसंतदेव होता तो ज्यादा राइट आंसर होता। कत्यूरी वंश का जो संस्थापक था वो बसंत देव था, और बसंत देव ने ही जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर का निर्माण कराया था। अब कत्यूरी वंश की बात करेंगे तो कत्यूरी वंश ये 3 भागों में विभक्त था, यानी 3 परिवार थे, पहला परिवार, दूसरा परिवार और तीसरा परिवार। पहले परिवार की बात करेंगे तो बसंत देव इसका संस्थापक था, बसंत देव इसका संस्थापक था, और इसी ने ही जोशीमठ के नरसिंह मंदिर की क्या की थी, स्थापना की थी। दूसरे परिवार की बात करेंगे तो निम्बरदेव इसका संस्थापक था, और तीसरे परिवार की बात करेंगे तो सलोड़ादित्य वंश का संबंधित था, इच्छरदेव इसका संस्थापक था। क्या था? इच्छरदेव। तो इच्छरदेव इसका संस्थापक था, और अंतिम शासक था जो वो था सुभिक्षराग। ये क्वेश्चन में आ चुका है, सुभिक्षराग। तो क्वेश्चन में आया था अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था, ये क्या बोलते हैं वन आरक्षी वाला, वहां पे पूछ रखा था कि जो कत्यूरी वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर था सुभिक्षराग। यानी जो सलोड़ादित्य वंश का अंतिम जो शासक था वो सुभिक्षराग था, और जो प्रथम राजा था वो था इच्छरदेव। यानी कत्यूरी वंश के 3 शासक थे, 3 परिवार हुए थे। एक पहला परिवार, यानी उसमें जो पहला परिवार था बसंतदेव इसका वो था। दूसरे परिवार की बात करेंगे तो वो कौन था, यहाँ पे निम्बरदेव था, और तीसरा परिवार था इच्छरदेव। इच्छरदेव प्रथम संस्थापक था, और सुभिक्षराज इसका अंतिम संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, सब जानते हैं कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान रखना है, जो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो कहां पे हुई थी, देहरादून में हुई थी। लेंसडाउन में गढ़वाल राइफल की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो आप सब जानते हैं कि आपको सारी छावनी, यानी जितनी भी 9 छावनियां हैं उत्तराखंड में, इनकी आपको डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अगर हम छावनी की बात करेंगे, अभी सब तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर गढ़वाल राइफल छावनी की स्थापना की बात करें तो लेस्डोन की जो स्थापना हुई थी वो थी 4 नवंबर 1887 में। तो 1887, यानी ये ऑप्शन नंबर डी, ये हुई थी 4 नवंबर 1887। तो 4 नवंबर 1887 को गढ़वाल यानी लेंसडोन राइफल की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहाँ पर ये हो गया। इसके अलावा अगर आप और देखना चाहते हैं, जैसे सबसे पहली छावनी हुई थी देहरादून छावनी, तो देहरादून छावनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी नवंबर 1814 में। तो नवंबर 1814 को देहरादून छावनी की हुई थी। और अगले साल अल्मोड़ा की बात करेंगे, तो अल्मोड़ा छावनी की स्थापना की बात करेंगे तो ये हुई थी अगले साल, यानी अप्रैल 2015 में। कब हुई थी? अप्रैल 2015 में किसकी हुई थी? अल्मोड़ा छावनी की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर लास्ट छावनी की बात करें तो आपको ध्यान रखना क्लेम टाउन छावनी है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1936 में हुई थी। 1936 से 41 तक ये कंप्लीट हुआ था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है कि गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? ऑप्शन ए हवालबाग, लोहाबाग, गडोली, या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गडोली। गडोली कहां पड़ता है? ये पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। ध्यान रखना है, अब तो नहीं, ये वर्तमान में नहीं है, लेकिन ये उस समय की बहुत फेमस चाय बनती थी यहाँ पे, और ये चाय विदेशों में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो गडोली ध्यान रखना है, गडोली पौड़ी गढ़वाल में है। 1843 में यहाँ पे पहली बार चाय फैक्ट्री लगाई गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल का जिला प्रशासन किसके अधीन था? अब साथियों यहाँ पे देखिए, जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर। जो ब्रिटिश गढ़वाल में जो जिला प्रशासन था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। मैं आपको एक किताब बताता हूँ यहाँ पे, अगले ये देखिए, यहाँ पे ये जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनकी एक बुक है, तो यहाँ पे बताया गया था कि 1815 में एडवर्ड गार्नर को कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया था, किंतु 6 महीने बाद ही ट्रेल के कमिश्नर बनाया गया था। अब देखो यहाँ पे ब्रिटिश कुमाऊं के प्रशासनिक पदाक्रम का जो कर्म है ना, सबसे पहले देखो, जिले का अधिकारी क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर। यानी जिले किसके अधीन होगा? डिप्टी कमिश्नर के ही अधीन होगा। यहाँ इसे कभी कभी कलेक्टर भी बोला जाता है, लेकिन आपको डिप्टी कमिश्नर फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल गया कि ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, हल, माया और करबोजा। तो साथियों कुटला मतलब कुटली, आप सब जानते हैं कि कुटली से तो सभी ने देखा होगा। हल तो सभी जानते हैं। माया तो कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा। माया का संबंध उत्तराखंड की कृषि से तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना, कृषि उपकरण से बिल्कुल नहीं होगा। तो यानी इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा। करबोजा भी शायद कोई होगा, लेकिन माया तो कोई नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन है जैसे 1908, 1912, 1916, 1920। आप सब जानते हैं
जो कुमाऊं कमिश्नर की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1916 को, सितंबर 1916 को। कब की गई थी? सितंबर 1916 को कुमाऊं कमिश्नर की स्थापना जो क्या बोले कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, जीबी पंत पांडे द्वारा, जीबी पंत है ना, इन सबके द्वारा कुमाऊं परिषद की स्थापना सितंबर 1916 को की गई थी। सितंबर 1917 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। सितंबर 1917, यहाँ पे लिख देता मैं 1917, 1917 में इसका पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ था। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? ज्वालादत्त जोशी ने की थी, सॉरी जयदत्त जोशी ने। किसने? जयदत्त जोशी जी ने। तो जयदत्त जोशी जी ने 1917 में अल्मोड़ा में इसकी पहली अध्यक्षता की थी और ये पहला कुमाऊं परिषद था, है ना। अब साथियों 1916 में तो आपने देख लिया कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि कुमाऊं परिषद बनाने की जो सर्वप्रथम मांग या विचार कब आया था? तो आपको ध्यान रखना 1908 में सर्वप्रथम कुमाऊं परिषद की स्थापना का विचार आया था और वो किया था अल्मोड़ा अखबार ने 1908 में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 चलेंगे। राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? अब साथियों देखो, ब्रिटिश को गोरखाओं से हराया गया तो ये तो कोई नहीं होगा। आप सब जानते हैं कि प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी 1803-4 में ना। तो जब यहाँ पे मृत्यु हो गई थी तो गोरखाओं को कैसे हरा सकता हो? तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बेटे जो क्या था, सुदर्शन शाह, तो उनके उसने क्या की थी, ब्रिटिश की सहायता ली थी और तब फिर गोरखाओं को हराया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। यहाँ पे आपने देख लिया, ध्यान रखना है जो जिला अधिकारी है, यानी जो जिले का जो अधिकारी होगा डिप्टी कमिश्नर होगा, है ना, जिले के अधिकारी डिप्टी कमिश्नर। इसके अलावा आप ध्यान रखते हो परगने या सब डिवीजन का डिप्टी कलेक्टर के अधीन आएगा। तहसील जो आएगा वो नायब तहसील यानी किसके पास आएगा? कानूनगो या सुप्रीडेंट का स्थान था। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखोती मेला उत्तराखंड में हिंदी माह में मनाया जाता है। किस हिंदी माह में बिखोती मेला मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिखोती मेला का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बैसाख माह। बैसाख माह किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं? अप्रैल माह को बोलते हैं, यानी अप्रैल को यानी बैसाख माह में उत्तराखंड में जो बिखोती मेला है मनाया जाता है। अब ध्यान रखना, जो बिखोती मेला है इसे द्वार हाट में, कहां पे? द्वार हाट के बात करेंगे। इसे क्या बोलते हैं? शालदे बिखोती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शालदे बिखोती। तो शालदे बिखोती कहा जाता है द्वार हाट में। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है बैसाख माह में। बैसाख यानी लगभग अप्रैल माह में आता है ना। अब साथियों ये अगर इस मेले की बात रखें तो इसमें क्या होता है, जो गेहूं की बालियां होती है उनकी पूजा की जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान, उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान, तो इसका जो आंसर कहां पे होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीनगर इसका राइट आंसर होगा। आप सब जानते हैं उत्तराखंड में जो उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान है वो कहां पे? श्रीनगर में। अब साथियों मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाता हूं जहां पे आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक पूछा जाता है सीमेप कहां पे, यानी औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान। यहाँ पे लिखता मैं औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, सुगंधित पौध संस्थान। तो आपको ध्यान रखना है जो सुगंधित पौध संस्थान यानी औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान जिसे सीमेप कहते हैं, ये कहां पे है? ये पड़ता है पंतनगर में। कहां पे पड़ता है? पंतनगर में। अगर पूछा जाएगा जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान तो ये गोपेश्वर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था। असिंचित भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन है इजर, तलाऊ, उपराऊ या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी यानी उपराऊ। आपको ध्यान रखना है तालाब जो भूमि होती थी उसे बोलते थे, यानी ये सबसे सिंचित भूमि होती थी तालाब भूमि। तालाब का मतलब जहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा छाए रहती है, पानी की पूरी व्यवस्था होती है, सिंचाई की पूरी व्यवस्था होती थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि आपको ध्यान रखना है विकेट बंदोबस्त हुआ था। कब हुआ था विकेट बंदोबस्त? विकेट बंदोबस्त। तो विकेट बंदोबस्त की बात करेंगे, विकेट जो बंदोबस्त हुआ था ये हुआ था 1863 में। कब हुआ था? 1863 से लेकर 73 तक हुआ था। और इसमें जो भूमि थी उसे 5 भागों में बांटा गया था। 5 भागों में कौन सा बांटा गया था? जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, एक था इजरान, एक था तलाऊ हो गया, दूसरा उपराऊ हो गया। उपराऊ के 2 भाग थे, एक उपराऊ था, एक था उपराऊ दोयम और एक था उपराऊ अव्वल। एक इजरान यहाँ पे तीसरा देख लिया और एक यहाँ पे था कंटीली। यानी लगभग ये 5 भागों में विभाजित था जो भूमि थी। अब जो उपराऊ था ये था जो असिंचित भूमि क्षेत्र था, यानी असिंचित भूमि क्षेत्र उपराऊ था। तलाऊ क्या था? जो तलाऊ था ये सिंचित भूमि क्षेत्र था।
और जो ईजर था ये वन की भूमि थी, यानी वनों के जो आसपास जो भूमि थी, वनों के भीतर जो भूमि थी वो थी ईजर भूमि। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी साथियों, ऑन्कोलॉजी बोला जाता है कैंसर के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ऑन्कोलॉजी बोला जाता है कैंसर के अध्ययन को। अब यहाँ पे देखिए पक्षियों का क्या बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। और निथोलॉजी क्या बोला जाता है? और निथोलॉजी, तो और निथोलॉजी बोला जाता है पक्षियों के अध्ययन को। अगर बात करेंगे स्तनधारियों की बात करेंगे तो स्तनधारियों का जो अध्ययन बोला जाता है वो बोला जाता है मेमोग्राफी, मेमोलॉजी या मेमोग्राफी, आप ध्यान रख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम मृदा की बात करेंगे तो मृदा के जो अध्ययन बोला जाता है वो पेडोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या होता है? कैंसर का अध्ययन होता है। अगर और निथोलॉजी बोला जाए तो पक्षियों का अध्ययन। मेमोलॉजी की बात की जाए तो स्तनधारियों का अध्ययन यानी मेमल्स का अध्ययन। और मृदा का अध्ययन की बात की जाए तो पेडोलॉजी यानी मिट्टी यानी सॉइल का अध्ययन। क्वेश्चन है अगला 22 कि डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? जो डॉल्फिन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो डॉल्फिन है वो एक स्तनधारी है यानी मैमल्स है। क्वेश्चन नंबर 23 है पीत ज्वर का संचारण होता है एडिस से, क्लूस्केक्स से, नर एनाफिलीज द्वारा या मादा एनाफिलीज द्वारा? तो साथियों अगर मादा एनाफिलीज की बात करें तो ये तो मलेरिया के लिए वाहक है। किसके लिए है? मलेरिया का वाहक है। अभी जो इसका राइट आंसर होगा यानी पीत ज्वर, जिसे हम क्या बोलते हैं? येलो फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? येलो फीवर। तो येलो फीवर की बात करेंगे तो येलो फीवर जो फैलता है वो फैलता है एडिस एजिप्टी मच्छर से। एडिस एजिप्टी मच्छर, यहाँ पे एडिस लिखा है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। एडिस एजिप्टी मच्छर से पीत ज्वर यानी येलो फीवर को फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़न रहित नहीं है? यानी उड़न रहित नहीं है, जो उड़ नहीं सकता ना। तो साथियों आप सब जानते हैं कि शतुरमुर्ग एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 25 ट्राइनाइट्रोटाइलिन यानी टालुइन, जो टोलुइन है यानी टीएनटी, ये क्या है? तो टीएनटी का मतलब होता है ये एक विस्फोटक है। अगर साथियों टीएनटी की बात करेंगे तो आपको इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। टीएनटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C7H5N3O6। तो टीएनटी का जो फुल फॉर्मूला होता है वो होता है C7H5N3O6। और ये क्या है? विस्फोटक है। अक्सर क्या होता है आप सुनते होंगे कि यहाँ से इतना टीएनटी बर्बाद हुआ ना, तो अभी आर्मी ने इतना टीएनटी को बर्बाद किया, ये सब आप सुनते रहते होंगे। तो टीएनटी क्या है? एक विस्फोटक है। C7H5N3O6 इसका क्या है? फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन है भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो सफलतापूर्वक आप सब जानते हैं जो ये था आर्यभट्ट ही था। यानी भले भारत से बाहर हुआ था लेकिन भारत का ही था। तो क्या था? आर्यभट्ट इसका सही आंसर था। 1975 में पहली बार गया था। दात्र कोशिका अर्हकता। अब साथियों दात्र कोशिका जो इंग्लिश मीडियम में नहीं, इससे यहाँ पे हिंदी मीडियम में वो भी नहीं समझ पाएंगे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हुए हैं वो समझ जाएंगे। देखियो साथियों इसे बोलते हैं सिकल, यानी SICKLE सिकल, यानी इसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया यानी एनीमिया। तो साथियों जो सिकल सेल एनीमिया होता है ना, ये आरबीसी से रिलेटेड होता है। आरबीसी यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी ब्लड सेल रहती हैं, तो ब्लड सेल क्या होते हैं? सिकल हो जाते हैं, यानी ये क्या बोलते हैं? हसियानुमा हो जाती है, दरांती टाइप की। यानी जैसे ओरिजिनल तो ऐसी रहनी चाहिए लेकिन वो ऐसे ना होकर ऐसी हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है जो ब्लड सेल्स हैं। तो उसे बोलते हैं दात्र कोशिका रक्ता यानी सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो कारण होता है वो होता है रक्त अणुओं का, यानी लाल रुधिर रक्त अणु। आपको ध्यान रखना है आरबीसी, यानी आरबीसी में अगर वो होता है, क्या बोलते हैं, इसमें अपवाद होता है, तो यहाँ पे ये रोग होता है सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो वर्ल्ड सिकल डे मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 जून को। कब मनाया जाता है? 19 जून को। तो 19 जून को वर्ल्ड सिकल डे यानी दात्र कोशिका अरक्तता रोग यानी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से आपने ये देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वे थे जेबी कृपलानी। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर क्या होगा? जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज आप सब जानते हैं, तो कंप्यूटर का जनक हो गया। लीडी फॉरेस्ट, जॉन मैककार्थी या जेपी इकट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
यानी उसका जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है जॉन मैककार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, जॉन मैककार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापन का आविष्कारक कहते हैं। डीएनए अंगुली छापन का मतलब होता है डीएनए फिंगरप्रिंट। डीएनए फिंगरप्रिंट की बात करेंगे तो इसकी जो शुरुआत की थी, यानी इसका जो आविष्कारक थे, आपको ध्यान रखना ऑप्शन है जैसे जॉर्ज स्टार्क, सर एलिक जेफरीज, एडवर्ड सडन, केरी म्यूलिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर एलिक जेफरीज। सर एलिक जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंट का आविष्कार किया था। अब साथियों आप सब जानते हैं अंगुली छापन का तो बहुत जगह में यूज होता है, यानी आपका इसका उसमें भी किया जाता है। जब क्या होता है कि जब किसी का रेप होता है तो उसमें भी पहचान करने के लिए कि रेप हुआ कि नहीं हुआ, इसमें भी हम क्या करते हैं, यानी जो साइंटिस्ट क्या करते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट का, यानी डीएनए अंगुली छापन का। अभी एग्जाम में आ भी चुका है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोना वायरस का अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ। ये तो सब जानते हैं क्योंकि जो उसकी जो संरचना थी वो ताज जैसे थी, यानी उसकी जो संरचना थी वो क्राउन जैसे थी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कोरोना पड़ा। कहां से पड़ा, वुहान से। वुहान कहां से, चाइना से पड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था। तुस्काप, पंडित, पुष्यगुप्त वेश्य और चक्रपालित। तो साथियों ये सारे जितने भी हैं, तुषास्क हो गया, पंडित हो गया, पुष्यगुप्त हो गया, चक्रपालित हो गया, ये सारे नाम ऐसे हैं जो सुदर्शन झील से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा अपकमिंग एग्जाम में, यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको बताता। साथियों आप सब जानते हैं जो सुदर्शन झील है इसका जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एक राज्यपाल था, यानी जो गिरनार गुजर प्रदेश गुजरात में, उसका एक राज्यपाल था पुष्यगुप्त वेश्या, इसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। तो इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त वेश्य ने कराया था। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पुष्यगुप्त जो वेश्य था ये किसका राज्यपाल था, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। अब अशोक आया, जब कुछ टाइम बाद, जब सुदर्शन क्या बोलते चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो गई थी, तो कुछ टाइम बाद जब अशोक का टाइम पीरियड आया तो अशोक के टाइम के समय उसका एक महामात्य था तुषास्प। ये ऑप्शन नंबर ए है जो, यानी तुषास्प। इसने भी इसका जीर्णोद्धार कराया था, यानी उस समय जो सुदर्शन झील था लगभग उसका मतलब टूट फूट गई थी, तो उस समय उसका जो जीर्णोद्धार कराया वो तुषास्प ने कराया था। वो कौन था तुषास्क, तुषास्क था क्या बोलते हैं अशोक का सेनापति या अशोक का एक महामात्य था। यानी दो मिल गए आपको। अब तीसरा आपको ध्यान रखना है, बाद में स्कंदगुप्त ने भी इसका वो कराया था। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है चक्रपालित, यानी आपको ध्यान रखना है ये पर्णदत्त है, इसका एक पुत्र था चक्रपालित, और चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे पर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। विष्णु मंदिर का निर्माण किसने कराया था, चक्रपालित ने कराया था। तो साथियों सुदर्शन झील से जितने क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते थे मैंने आपको बता दिया। एक बार देखिए सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पर पुष्यगुप्त वेश्य ने कराया था। ये कहाँ पे, गुजरात के गिरनार में है। उसके बाद अशोक के टाइम पे उसका जो सेनापति था या महामात्य था तुषास्क द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया, और इसका जीर्णोद्धार कराने के कुछ समय बाद समुद्रगुप्त के टाइम आया, गुप्त काल आया, तो उसके द्वारा जो उसके जो दरबार में था एक पर्णदत्त था, पर्णदत्त का एक पुत्र था चक्रपालित। चक्रपालित ने यहाँ पे क्या किया था, एक विष्णु मंदिर का क्या किया, निर्माण कराया। तो मोस्ट फेमस है, आगे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गेंडा नहीं है। मैं भी आपको इसकी फोटो दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में, तो अभी बाद में बताऊंगा मैं आपको। चलो देखना चाहते हो देखते लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो साथियों यहाँ पे देखिए कि जो अशोक का है यानी सत्यमेव जयते, आप सब जानते हैं मुंडकोपनिषद से लिया गया है अशोक चक्र की बात करें। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, घोड़ा हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, सांड हो गया। तो दो तो आपको यहाँ पे ये दिख गए, इसके अलावा यहाँ पे एक शेर भी है और पीछे की ओर एक हाथी भी है। तो आपको हाथी, शेर, घोड़ा और सांड, यानी चार जानवरों का नाम आपको ध्यान रखना है जो अशोक के स्तंभ में है। इसके अलावा साथियों आपने यहाँ पे ये देख लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि इसका आंसर तो आपको ऑप्शन नंबर डी यानी गेंडा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। अशोक के, कलाशोक के, कनिष्क के और अजातशत्रु के। तो साथियों आपको याद करने हैं जितने भी बौद्ध संगतियां हुई थी उनको याद करना है। तो एक बार मेरे साथ रिवाइज करें यहाँ पे। यहाँ देखिए साथियों, देखो प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे कि अजातशत्रु के काल में हुई थी, राजगृह में हुई थी, राजगृह के भी सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे। दूसरी जो बौद्धिक संगति यहाँ पे सारे वो गलत हो रखा साथियों, यानी दूसरी हो गया, तीसरी हो गया और फोर्थ हो गया।
तो आपको ध्यान रखना है, तीसरी चौथी फोर्थ है ना। तो देखो प्रथम में तो अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, राजगृह में हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। दूसरी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और सभा कामी या सभा कमीर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगति की बात करेंगे तो अशोक के काल में हुई थी, पाटलिपुत्र में इसकी हुई थी और मोगली तिसपुत्र इसके अध्यक्ष थे। और लास्ट जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। तो साथियों आपने चारों बौद्ध संगति ध्यान रखनी है। अब इसका आपको आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन क्या था कि तृतीय बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी? यहाँ पे अशोक के काल में हुई थी, यानी पाटलिपुत्र में अशोक के काल में हुई थी और मोगली तिसपुत्र इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो आपने यहाँ पे देख लिया। एक बार दोबारा यहाँ पे सत्यमेव जयते यानी जो अशोक स्तंभ है उसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि क्या है? ऑप्शन है 2350, 1700, 2500 से 1500, 2500 से 1750 और 2800 से 2500। तो अगर इसकी बात करते हैं यानी मार्टिन व्हीलर की बात करेंगे साथियों, तो आपको ध्यान रखना है ये 2500 से 1500 तक है, 2500 से 1500 तक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट के अनुसार जो सिंधी सभ्यता की जो एग्जैक्ट तिथि थी वो 2500 से लेकर 1500 बीसी तक थी, है ना। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे और लिखाता हूँ जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे बनेगा जॉन मार्शल। आप सब जानते हैं, बहुत यानी बहुत फेमस थे जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने इसका जो काल बताया था वो कितना बताया था? आपको ध्यान रखना है, जॉन मार्शल का जो काल बताया था उसने हड़प्पा सभ्यता का, वो 3200 से लेकर यानी 2750 बीसी तक बताया था। तो जॉन मार्शल का हो गया 3200 बीसी से लेकर 2750 बीसी तक बताया था। मार्टिन व्हीलर आपने देख लिया 2500 से 1500 बीसी तक आपने बताया था। इसके अलावा और ध्यान रखोगे एक माधव स्वरूप वत्स, यहां पे लिखता मैं माधव स्वरूप वत्स। तो माधव स्वरूप वत्स की बात करेंगे तो इन्होंने जो बताया था, इन्होंने बताया था 3500 से लेकर यानी 3500 से लेकर 2700 तक, 3500 से लेकर 2700 बीसी तक का जो काल बताया था माधव स्वरूप वत्स ने बताया था। इसके अलावा जो कार्बन डेटिंग की बात की जाती है वो मोस्ट यहाँ पे जाती है किसमें? 2350 से लेकर 1750 तक कौन सी जाती है? कार्बन डेटिंग जाती है। तो आपको यहाँ से इतना ध्यान रखना है, मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने बताया था 2500 से 1500 तक। जॉन मार्शल ने जो टाइम पीरियड बताया था हड़प्पा का वो 3200 से 2750 बीसी तक। माधव स्वरूप वत्स ने जो बताया था वो 3500 से 2700 बीसी तक बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? अच्छी रचना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका क्या होगा? मेरुतुंग। तो मेरुतुंग द्वारा, अब आपको यहां से एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रबंध चिंतामणि है ये एक जैन साहित्य है। क्या है? एक जैन साहित्य। तो जैन साहित्य है और इसके जो रचनाकार है वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी यानी मेरुतुंग इसके क्या है? रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? साथियों पहली पुस्तक मिलती है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी क्या है? इसके रचनाकार मतलब इसके जो यूनानी भाषा में, ये यूनानी लेखक था, इसके रचनाकार को किसी का मालूम नहीं कि रचनाकार किसने लिखी थी, लेकिन इसका बाद में किसी ने क्या किया था? ट्रांसलेशन कराया था दूसरी भाषा में। तो जैसे विल्फ्रेड एच शॉप, तो विल्फ्रेड एच शॉप ने इसका ट्रांसलेशन कराया था बाद में, जो प्रकाश में लाए थे। तो पहले अगर पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी की बात करेंगे, इसके लेखक कौन थे? तो किसी को ये अज्ञात लेखक थे, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। अगर इसके ट्रांसलेशन की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है विल्फ्रेड एच शॉप, इन्होंने इसको प्रकाश में लाए थे इस पुस्तक को, और ये यूनानी भाषा थी यानी समुद्री व्यापार से संबंधित थे, यूनानी व्यापार की। तो यहां से ये हो गया 37 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 38 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो सब जानते हैं जो 1885 में जन्म क्या बोलते कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और लॉर्ड डफरिन क्या थे? इसके क्या थे उस टाइम पे? वायसराय थे। तो लॉर्ड डफरिन इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी का गठन कब हुआ? तो गदर पार्टी का आपको ध्यान रखना है कि 1913 में। तो गदर पार्टी की बात करेंगे 15 जुलाई 1913 में, यानी आप जुलाई ध्यान रख सकते हो, जुलाई 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहां हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और लाला हरदयालाल और सोहन सिंह भकना इसके वो थे, क्या बोलते हैं, जिन्होंने स्थापना की थी। कौन थे? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल हो गया, और सोहन सिंह भकना कौन है? सोहन सिंह भकना। तो सोहन सिंह भकना भी क्या है? इसकी स्थापना करने वाले थे। जुलाई 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पारित किया गया था? 1878, 1875, 1879 और 1881। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर हम बात करेंगे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी 1878 में हुई थी। तो 1878 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, यानी 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की स्थापना हुई थी। और जो ये शुरुआत की थी वर्नाकुलर की, तो आपने ध्यान रखना है ये लिटन था, यानी जो वायसराय था वो कौन था उस टाइम पे? लिटन। तो लिटन द्वारा वर्नाकुलर प्रेस की स्थापना की गई थी। और इसको जो समाप्त किया था वो लॉर्ड रिपन ने कराया था 1882 में। 1800 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन द्वारा इसका क्या कर दिया गया? बंद भी करा दिया गया, यानी जो प्रेस थी उस पर क्या किया? अंकुश लगा दिया था उन्होंने। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे 1878 में लिटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1931। 5 मार्च को, कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तो संगम साहित्य आप सब जानते हैं तमिल साहित्य से संबंधित है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिल साहित्य। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर हुआ था? तो मुस्लिम लीग के गठन की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना हुई थी वो ढाका में हुई थी। ढाका यानी बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। अगर आप एग्जैक्ट डेट ध्यान रख सकते हो तो 30 दिसंबर 1906 को, कब? 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे कहां था, तो आपको ध्यान रखना इसका हेडक्वार्टर लखनऊ था। अब इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे, यानी अगर इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है वो थे सलीमुल्लाह खान। कौन थे? सलीमुल्लाह खान। कौन थे? सलीमुल्लाह खान। तो सलीमुल्लाह खान की बात करेंगे, ये नहीं, ये क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। तो सलीमुल्लाह खान क्या थे? इसके अध्यक्ष थे, आपको ध्यान रखना है। और जो क्या थे इसके, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, इनके द्वारा इसकी स्थापना कराई गई थी और सली खां मुल्ला इसके अध्यक्ष थे। आपको यहां से इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान विद्वान अश्वघोष घोष के शासक के समकालीन थे? तो आपने यहाँ पे देखा ऑप्शन नंबर सी। अभी आपने पीछे देखा था जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के काल में हुई थी ना, कुंडनवल यानी कश्मीर में हुई थी। उस टाइम पे जो अध्यक्ष था वो कौन था? अश्वघोष घोष ही था। तो अश्वघोष घोष किसके काल में आ गया? कनिष्क के टाइम पे आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों जो मोहम्मद अली जिन्ना था, जब लखनऊ कांग्रेस 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम पे मुस्लिम और हिंदू एकता की बात की गई थी। तो उस टाइम पे बोला था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि मैं मुसलमानों में गोखले बनना चाहता हूं। तो आपको ध्यान रखना है कि 45 का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? तो आत्मकथा लिखने वाला तो केवल एक ही है, यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी क्या लिखी? आत्मकथा लिखी। अब फिरोज शाह तुगलक का आपको कार्यकाल भी ध्यान रखना है, ये 1351 से लेकर 1388 तक इसका कार्यकाल था। अब एक क्वेश्चन जो फिरोज शाह तुगलक से बार बार पूछा जाता है, वो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और इसकी जो आत्मकथा का नाम है वो है फुतुहात ए फिरोज शाही। क्या है? यहां पे लिखता मैं फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फुतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा का नाम है। जजिया कर ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम इसी ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। 1351 से लेकर 1388 तक इसका काल था। और मोहम्मद बिन तुगलक तो आप सब जानते हैं, पढ़ा लिखा विद्वान है ना, मूर्ख बादशाह बोला जाता है इसे मोहम्मद बिन तुगलक को। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की? 1901, 1903, 1905, 1907। तो साथियों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1905। तो आपको ध्यान रखना है इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में हुई थी और ये स्थापना की थी कृष्णा वर्मा शाह ने। तो कृष्णा वर्मा श्याम जी द्वारा इसकी स्थापना लंदन में 1905 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा के प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तराखंड में? तो आप सब जानते हैं उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आपने ये बताना है कि अल्मोड़ा जो सीट है, एक किसके लिए आरक्षित है? एक एससी के लिए आरक्षित है ना, शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित है। वहां से वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो 5 लोकसभा सीटें हैं, ये आप सब जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 49 पे। मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यह है प्रधानमंत्री की कुछ शक्तियां हैं। देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है केवल इतना कहता है कि भारत एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के नेता होता है। राष्ट्रपति केवल नाममात्र का शासक होता है। राष्ट्रपति से ज्यादा अधिकार प्रधानमंत्री के पास होते हैं, जबकि प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में नियुक्त होती है। यानी जो अगर कार्यकारी शक्तियां की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री में नियुक्त होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो इस क्वेश्चन का आंसर था, यहाँ पे पूछा था कि मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में जो फेरबदल करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधानमंत्री। यहाँ पे देखिए कि मंत्री नियुक्ति करने हेतु दल में सदस्यों का नाम राष्ट्रपति को सुझाता है, यानी प्रधानमंत्री के कार्य है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनके नामों की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है ना। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा है, यह निश्चित करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाए और उनको आवंटित विभाग में फेरबदल भी कर सकता है। तो यानी इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद में फेरबदल करने का जो अधिकार प्राप्त है वो केवल प्रधानमंत्री को है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, ये तो सब जानते हैं वित्त आयोग से संबंधित है ना, वित्त आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 280। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत की उपराष्ट्रपति क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव कहां लाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपराष्ट्रपति का जो पद है, अगर इसे हटाना है यानी उपराष्ट्रपति पद को हटाना है, तो केवल आपको ध्यान रखना है ये केवल राज्यसभा में लाया जाता है। यानी ध्यान रखना है आपको, केवल राज्यसभा में। अगर आप अनुच्छेद ध्यान रख सकते हो तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 67 में बता रखा है, यानी आर्टिकल 67 की बात करूंगा मैं, आर्टिकल 67। तो आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सर्वप्रथम जो पहल होगी केवल राज्यसभा से ही होगी, यानी राज्यसभा से ही पहल होगी। पर ध्यान रखना है कि जो वोटिंग होती है वो दोनों जगह होती है, राज्यसभा में भी होती है और लोकसभा में भी होती है, और केवल सामान्य बहुमत चाहिए, बस 50+1 सीटें, यानी आधे से एक ज्यादा चाहिए तो उपराष्ट्रपति पद को हटाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी डी मिल गया होगा कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है केवल राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया है? अब दोस्तों कोई दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी समझ रहे होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है गलत है। 26 नवंबर 1949 इसका सही है। जो संविधान को अंगीकृत किया गया, अपनाया किया, सब कुछ किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान किस तिथि को लागू हुआ तो वो 26 नवंबर 1950 है। बाकी सब कुछ 26 नवंबर 1949 है, यानी इस तिथि को पूरा जो संविधान बन गया था उसे अंगीकृत भी कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने बताया था ना, जब उन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की थी, उस टाइम पे है ना, 1930 के आसपास। तो उसी टाइम पे उस तिथि को ध्यान रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, लेकिन अंगीकृत किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो संबंधित जो विवादों का जो निर्णय करता है तो वो कौन करेगा? जाहिर सी बात है वो करेगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, यानी है ऑप्शन नंबर ए। कहां पे है? यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायालय द्वारा है वो कौन करता है, यानी जो भी विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव में वो उसका काम कौन करता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी सुप्रीम कोर्ट इसका राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का जो निर्णय करता है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है और अनुच्छेद 71 के थ्रू करता है। आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 पे, पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, तो आपको ध्यान रखना है 24 सितंबर 1932। ऑप्शन नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। अब साथियों पूना समझौता से कई बार क्वेश्चन बनता है, ये किसके मध्य हुआ था? ये अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में हुआ था। इसमें दलित वर्ग के लिए जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसे समाप्त कर दिया गया था, लेकिन
प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए 147 सीटों का वो किया गया था, रिजर्व कर दिया गया था। तो 147 सीटें प्रांतीय विधानमंडल में दलितों के लिए यहाँ पे सीटें रिजर्व कर दी गई थी। तो यानी जो हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन को किस तिथि को वापस लिया गया? तो साथियों अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आप सब जानते हैं कि 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है 12 फरवरी 1922 को, आप सब जानते हैं कि 4 फरवरी कभी बार क्वेश्चन बनता है, 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ था कि चोरी चोरा कांड हुआ था। जब चोरी चोरा कांड हुआ था उसके बाद 12 फरवरी 1922 को, कब यहाँ पे लिखता मैं 12 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा क्या ले लिया गया, जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस कर लिया गया और अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? सरल क्वेश्चन है, पानीपत की बात करेंगे तो ये 1761 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी 1761 में, यानी 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अच्छा, फर्स्ट कब हुआ था, सेकंड कब हुआ था, आपने ये बताना। चलो मैं ये बता देता हूँ। जो फर्स्ट हुआ था ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 1526 को हुआ था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। 1556 यानी 5 नवंबर 1556 में जो दूसरा युद्ध हुआ था ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा हो गया 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 57वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में प्रस्तावनाओं में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। अब साथियों आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रस्तावना में है केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है, एक ही तो संविधान संशोधन हुआ है ना प्रस्तावना में। जब एक संविधान संशोधन हुआ है और वो 42वां संविधान संशोधन है 1976, 1976। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई। इसका जो आंसर है लगभग ये है 2015। तो हरित राजमार्ग की बात करेंगे, यानी जो जो नेशनल हाईवे बन रही है तो उनके किनारे जो पेड़ लगाने की बात की गई है। सरकार ने बोला कि इनके लिए अलग से 1% बजट रखा जाएगा, लगभग 1000 करोड़ के आसपास बजट रखा जाएगा। तो ये केवल हरित राजमार्ग बनाने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2015। अगर आप इसकी एग्जैक्ट डेट ध्यान रख सकते हो तो रख सकते हो, तो अच्छी बात है। आपको ध्यान रखनी है कि 29 सितंबर 2015, कब? 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग नीति की शुरुआत की गई थी। नितिन गडकरी जो हमारे राष्ट्रीय एनएचआई मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अब बजट में 1% अलग से बजट रखने का प्रस्ताव किया गया था हरित राजमार्ग के लिए, तो आप यहां से ध्यान रख सकते हो। अब क्वेश्चन है 59वां, भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? राकेश रमन, रमेश चंद, उर्जित पटेल, एन के सिंह। तो आप सब जानते हैं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एन के सिंह। अब साथियों आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा जो 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है कब से कब तक है? तो आपको ध्यान रखना है 15वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वह 2020 से लेकर 2025 तक होगा। कहां से कब तक होगा? 2020 से लेकर 2025 तक होगा। एन के सिंह इसके क्या है? अध्यक्ष होंगे, है ना। वित्त आयोग के 15 वित्त आयोग के इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय करने में आसानी में विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो 2020 के अनुसार जो भारत की रैंक है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी 63वीं इसका राइट आंसर है साथियों। अगर यहाँ पे 63 की बात करेंगे, जैसे अगर देखो यहाँ से आपके क्वेश्चन मिल गए कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, यानी व्यवसाय करने की आसानी, यानी इसे बोलते हैं इंग्लिश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हिंदी में थोड़ा टफ लग रहा होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत की रैंक 2020 में इसकी 63 थी। अब इसके अलावा अगर जो फर्स्ट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है इस रैंक में जो फर्स्ट था वो कौन था? न्यूजीलैंड था। तो न्यूजीलैंड इसमें फर्स्ट रैंक पे था। आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा साथी। हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 61 की बात करेंगे कि यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि के सभी क्षेत्रों के नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रिकल डाउन। ट्रिकल डाउन का मतलब होता है साथियों कि इसे मतलब क्या ना टपकन का सिद्धांत बोलते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे जो अमीर व्यक्ति होते हैं तो उनको बोलते हैं कि अमीर व्यक्ति हो गए, उद्योगपति हो गए, तो बोलते हैं कि उनसे उनका जो टैक्स है थोड़ा कम कर दो। जब आप टैक्स कम कर दोगे तो सामान्य सी बात है कि निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो ऑल ओवर जितने भी जो प्रोग्रेस होगी भारत में, जो निवेश आएगा वो ज्यादा बढ़ेगा। यानी जो उद्योगपति है, बड़े बड़े उद्योग है, उनको अगर टैक्स में छूट दी जाए तो इससे भारत में क्या होगी, सभी भारत के क्षेत्रों में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये ट्रिकल डाउन सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62।
निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो सबसे पहले तो आपको ग्रीन हाउस गैसें मालूम होनी चाहिए। कुछ गिनी चुनी गैसें हैं, आप सब जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑक्सीजन होगा। तो मीथेन भी है, ओजोन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, N2O भी है। अब साथियों आपको और ध्यान रखना, देखा ओजोन देख लिया आपने, O2 भी देख लिया, मीथेन CH4 देख लिया। अगर इसके अलावा आप बात करोगे तो आपको ध्यान रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी ये भी क्या है, एक ओजोन गैस है, ग्रीन हाउस गैस है ना। और इसके अलावा जो वाष्प है, क्या है, वाष्प, तो आपको ध्यान रखना है जो वेपराइजेशन है, तो ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैस ही है। चलो यहां से क्वेश्चन ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? अच्छा क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 19.9%। अगर 2019-20 पूछता तो इसका आंसर 17.8 होता, लेकिन यहाँ पे 2020-21 पूछा है तो इसका आंसर होगा 19.9%। साथियों आपने यहाँ से ये देख लिया, इसके बारे में भी और डिस्कस करेंगे। नंबर 64 है, स्मार्ट सिटी मिशन को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर है, एक है 2015, 2016, 2017, 2018। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2015। तो 2015 की बात करेंगे तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था। अब साथियों अगर एग्जैक्ट डेट की ध्यान रखें, अगर आप ध्यान रखोगे तो वो, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, एग्जैक्ट डेट की बात करेंगे 25 जून 2015, 25 जून 2015 को। तो 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। पहला जो स्मार्ट सिटी शहर बनाने की बात की गई थी वो भुवनेश्वर को बनाने की बात की गई थी, भुवनेश्वर बनाने की बात की गई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने ये बताना है कि 100वीं जो स्मार्ट सिटी है उसके रूप में किसे किसके चयन किया गया है। तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है। राजकोषीय घाटा लक्षित कितना है? ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 6.8। साथियों अगर 2021-22 की बात करेंगे यानी फिजिकल डेफिशिएट की बात करेंगे, राजकोषीय घाटा की बात करेंगे, तो 2000 अगर 20-21 की बात करेंगे और 2021-22 की बात करेंगे तो 2021-22 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 6.8% रखा गया है। और जो 2020-21 में जो वो था यानी फिजिकल डेफिसिट था वो 9.8% था। कितना था? 9.5%। तो 9.5% क्या था? फिजिकल डेफिसिट था। अब साथियों अब जीडीपी पूछेगा आपको, क्या पूछेगा? जीडीपी पूछेगा। तो जीडीपी पूछेगा कि 2000 यानी जो 2020-21 के बाद में जो इकोनॉमिक सर्वे था 2020-21 का, 21-22 का इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत की जीडीपी पूछेगा, जीडीपी। तो आपको ध्यान रखना है, जीडीपी की बात करेंगे तो 2021 में जो भारत की जीडीपी थी, 2021 में जो जीडीपी थी वो थी -7.5%। कितनी थी? -7.5%। और 2000 हमने अगर बाद की बात करेंगे, अगर अगले साल के हमें वो करेंगे तो 2021-22 के लिए यानी 2020-21 के लिए, ठीक है, 2020-21 और ये 2021-22 के लिए, तो 2021-22 के लिए जो हमने लक्ष्य रखा है वो 11% है। तो 11% यानी ये हो गया। तो साथियों एक बार दोबारा देखें, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। भारत का जो केंद्रीय बजट था 2021-22 में जो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट की बात की गई वो हमने 6.8% रखने का वो किया गया, लक्ष्य रखा है। जबकि हमारा जो राजकोषीय घाटा था 2021-22 में यानी 2021 में वो था 9.5%। अगर जीडीपी की बात करेंगे तो 2020-21 में जो जीडीपी थी वो माइनस में थी, -7.5%। और 2021-22 में जो जीडीपी हमारी जो लक्ष्य हमने कि इतना रखना है वो है 11%। तो यहां से आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है। आप सब जानते हैं राष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? बिल्कुल उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय आप सब जानते हैं ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 65 वर्ष। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनका जो आयु होता है वो होता है 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर यानी ये हो गया। इसके अलावा अगर आप वर्तमान सीजीआई की बात करेंगे यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है उनका नाम है नाथुलापति वेंकट रमन। क्या है? वेंकट रमन। तो वेंकट रमन, नाथुलापति वेंकट रमन ये है। और ये वर्तमान में 48, कितने हैं? 48। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है नाथुलापति वेंकट। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 12। आप सब जानते हैं राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। अब साथियों जो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ये हमने किसके संविधान से अडॉप्ट किया है? तो वो किया है हमने आयरलैंड के संविधान से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी नहीं होगा। अब मैं आपको एक मैप दिखाता हूं। यहाँ पे ये देखिए किन किन की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। ये देखिए स्पेन से लगती है। आगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं फ्रांस, इटली, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, ग्रीस, तुर्की, है ना, इजराइल देख सकते हो, जॉर्डन देख सकते हो, यहाँ पे इजिप्ट, लीबिया, तुनिसिया, अल्जीरिया और मोरक्को। तो ये इतने देश है जिनकी क्या होती है भूमध्य सागर से क्या लगती है सीमा लगती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो साथियों आइंदा अगले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कोई और पुटअप हो सकता है। अभी जर्मनी हुआ था, अब अगले एग्जाम में शायद बुल्गारिया हो, टर्की हो, ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं पुटअप हो सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन था कि पर्वतीय में उत्तराखंड दर्रा निम्न नहीं है, मतलब उत्तराखंड में दर्रा नहीं है। लिपुलेख तो सब जानते हैं, सिपकिला, माना पास, तो नोमा पास तो हमने कभी सुना ही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। आप साथियों देखो भारत का नक्शा बनाता हूं मैं, एक छोटा सा यहाँ पर डिजाइन देता हूं जिससे यहाँ पे भारत का नक्शा बन गया। ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे मैंने मैप बना दिया, ये हो गया। अब देखो साथियों यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये भारत का नक्शा बना दिया, पूरी भारत का नक्शा बना दिया। अब पूरी भारत के नक्शे की बात करेंगे यहाँ तक, ये देखिए। अब साथियों यहां से यहां तक जो भी है वो क्या है, ये असम आ गया। क्या आ गया? असम आ गया। और ये हो गया मेघालय। क्या हो गया? मेघालय। तो देखिए दोस्तों असम, मेघालय, ये त्रिपुरा, ये कौन सा होगा? मणिपुर होगा। सॉरी क्या होगा? मिजोरम। अब ध्यान रखिए दोस्तों, अब आपको ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाते होंगे आप सब कि अरुणाचल प्रदेश तो ये आ गया, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे नागालैंड और यहाँ पे मणिपुर। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रिक बताता मैं आपको, शायद कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको इतनी अच्छी ट्रिक। तो आपको ध्यान रखना है नागमणि। क्या रखना है? नागमणि। तो आपको ऊपर से नीचे आते क्रम में नागमणि रखना है। तो यानी नागालैंड यहाँ पे हो गया, मणिपुर यहाँ पे हो गया। बाकी मिजोरम की बात करेंगे तो मिजोरम यहाँ पे हो गया, और मेघालय तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, असम के बीच में फंसता है मेघालय। तो आप यहाँ से ट्रिक से याद कर सकते हो नागमणि। तो नागमणि से अगर आप याद कर दोगे, नाग ऊपर आएगा, मणि नीचे आएगी, यानी नागालैंड और मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, नीचे मिजोरम, इधर त्रिपुरा, इधर मेघालय, इधर असम, है ना। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती? अब साथियों जो कर्क रेखा गुजरती है तो यहाँ से गुजरती है, यहीं इसे पूरा बना देता मैं, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे बना दिया मैंने, ये गुजरात बना दिया। अब साथियों जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया ये बना दिया, तो जो ये गुजरती है, यानी ये रेखा जो गुजरती है, यानी यहाँ से गुजरी, तो ये गुजरी यहाँ से और ऐसे गुजरती है। तो यहाँ पे सबसे पहले गुजरात आ गया, यहाँ पे हल्का राजस्थान आता है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और यहाँ पे क्या आता है? पश्चिम बंगाल आता है। अब यहाँ पे त्रिपुरा आ गया और ये यहाँ पे मिजोरम आ गया। तो त्रिपुरा, मिजोरम तो आप सब समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से गुजरात भी है, राजस्थान भी है, त्रिपुरा भी है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना ऊपर आ गया। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। आपने यहाँ मैप देख लिया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेप्चा व हो जनजाति सामान्यतः किस भाग में पाई जाती है? अब साथियों लेप्चा की बात करेंगे तो लेप्चा तो आप सब जानती है सिक्किम की जनजाति है। और सिक्किम कहाँ पे पड़ता है? दक्षिण भारत में बिल्कुल नहीं, पश्चिम भारत में बिल्कुल नहीं, मध्य भारत में तो बिल्कुल नहीं, उत्तर पूर्वी भारत में। तो उत्तर पूर्वी भारत यानी सिक्किम की बात करेंगे, सिक्किम, भूटान वगैरह में पाई जाती है लेप्चा और हो जाति। ये तिब्बत जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, किस भारतीय राज्य को उच्च सड़क सघनता है? तो उच्च सड़क सघनता अगर इस ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, इसका सही आंसर होगा। साथियों अगर सड़क सघनता की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज्यादा सघनता है वो पहला गोवा है, यानी सबसे ज्यादा जो सड़क है वो गोवा है। गोवा के बाद पंजाब है, और पंजाब के बाद की बात करेंगे वो तमिलनाडु, और फिर यहाँ पे केरल है। फिर क्या है? केरल है। तो सड़क सघनता के आधार पर आपको ध्यान रखना है पहले गोवा, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु और फिर केरल। तो यानी क्वेश्चन नंबर 74 भी आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा खनिज
कोडोराइट अंतरोधी चट्टान से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीज। तो आप यहां से कर सकते हैं। हीराकुंड की बात करेंगे तो ये महानदी हो गया। आप सब जानते हैं, एक ट्रिक याद कर सकते हो, हेमा नाम से याद कर सकते हो। हेमा मालिनी होता है ना, हेमा मालिनी, तो एक्ट्रेस है। तो हेमा यानी हीराकुंड, माँ यानी महानदी। तो महानदी किस पर है? हीराकुंड डैम पे, परियोजना पे है। सबसे लंबा है विश्व का। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करेंगे, आप सब जानते हैं ये सतलुज नदी पर है ना। किस नदी से पानी लाते हैं? जाहिर सी बात है सतलुज नदी से पानी लाते हैं। अब इंदिरा गांधी नहर की बात करेंगे साथियों, तो ये हरिके बैराज से शुरू होती है। कभी पूछा जाएगा कि हरिके बैराज से ये शुरू होती है, और हरिके बैराज से ये शुरू होने के बाद 132 किलोमीटर पंजाब से होते हुए कहां पे जाती है? पंजाब से होते हुए कहां जाएगी? ये राजस्थान में जाती है। तो आपको ध्यान रखना है 132 किलोमीटर राजस्थान में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान। तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान, ये तो ट्रिक वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है ये नई दिल्ली इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक देश है? तो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यातक साझेदारी देश है। तो साथियों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चीन। कुछ टाइम के लिए यूएसए आगे आ गया था, लेकिन वर्तमान में चीन इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन आयोग ने पता नहीं किस हिसाब से दिया होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो पूछी नहीं है। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो चीन नंबर 1 पे, दूसरा यूएसए पे है। तो आपका यानी ये क्वेश्चन हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न 80 वाला है, निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है? तो ऑप्शन है जैसे कैलिफोर्निया धारा, ओयासिओ धारा, वेगुला धारा और नॉर्वेजिया धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब साथियों कुछ ठंडी धारा जल धारा है, आपको मैं बताता हूँ, याद करनी है आपको। जैसे ठंडी जल धारा की एक ट्रिक में आपको, आपने भी सुनी होगी बहुत बार। ट्रिक क्या है कि हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? क्या हमने बोला, देखो यहाँ पे लिखता मैं, हम बोले ग्रीन बगुला, हम बोले ग्रीन हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है? केला क्यों फेंक आपने ऐसे ध्यान रखना, फेंक रहा है। तो साथियों ये सारी क्या है? ठंडी जल धारा है। अब देखिए साथियों, हम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम्बोल्ट जल धारा। कौन सी जल धारा आगे? हम्बोल्ट। तो पूछा जाएगा कि हम्बोल्ट कैसी जल धारा है? तो हम्बोल्ट क्या है? ये ठंडी जल धारा है। अगर बात करेंगे, आगे बात करेंगे, जैसे बोले की बात करेंगे तो लेब्राडोर ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं? लेब्राडोर। तो लेब्राडोर की बात करेंगे, ये भी ठंडी है। ग्रीनलैंड यानी ये आप सब जानते होंगे, ग्रीनलैंड हो गया। बगुला की बात करेंगे, आपको बगुला से ध्यान रखना है, बेगुला। क्या है? बेगुला, बेगुला या बेगुला ध्यान रख सकते हो। तो ये क्या है? ये भी ठंडी जलधारा है। केला की बात करेंगे तो कैलिफोर्निया ध्यान रखोगे, कैलिफोर्निया। जिन्होंने अभी तक ये ट्रिक नहीं देखी वो जल्दी लिखे, याद हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन बनने की संभावना दोस्तों जरूर रहती है यहाँ से, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा। अगर आपको ठंडी जलधारा याद होगी तो इनमें से अगर देखो, अगर नहीं आ रहा तो गर्म जलधारा में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, जैसे हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है, तो हम्बोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीन बगुला से बेगुलिया, केला की बात करेंगे कैलिफोर्निया, क्यों की बात करेंगे साथियों, अगर क्यों से आपको ध्यान रखना है तो आप रखोगे क्यूराइल। क्या रखोगे? क्यूराइल। तो क्यूराइल यानी ये आ गया। अब साथियों जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है फेक, एफ ए के। अब जैसे यहाँ पे था एफ ए के, अगर एफ की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फॉकलैंड। क्या है? फॉकलैंड। अगर ए की बात करेंगे साथियों तो फैकलैंड हो गया, अखोष्टक, अखोष्टक, अखोष्टक हो गया। अगर के की बात करेंगे तो कनारी हो गया। क्या हो गया? कनारी हो गया। तो यानी आपको तो यहां से मिल गए होंगे, फेक से फाकलैंड मिल गया, अखोष्टक मिल गया और कनारी मिल गया। ये सारी जितनी भी जलधाराएं हैं कौन सी है? ठंडी जलधाराएं। अब साथियों देखो, बेगुला को आपने यहां से ऑप्शन से पहले कट कर सकते थे, है ना, यानी अगर हटाना चाहते हो तो आप यहां से हटा सकते थे ऑप्शन से। ओया सिवा ये भी ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया तो आपने यहीं पे मिल गया था। तो आप अपने आप से यहाँ पे नॉर्वे जीआई को क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते थे और आपका राइट आंसर मिल जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा, फेक को आपने एफ ए के ध्यान रखना है। हम्बोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेगुला, कैलिफोर्निया, क्यूराइल, फॉकलैंड, अखोष्टक और कनारी, ये सारी ठंडी जल धाराएं हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया है? तो कोवैक्स का आप सब जानते हैं भारत बायोटेक है। और भारत बायोटेक की बात करेंगे कहां पे है? हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद में।
सीरम इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आप सब जानते हैं पुणे में है, और आधार पुणे वाला क्या है, इसके हेड है। 29वां सरस्वती सम्मान की बात करेंगे तो 29वां जो सरस्वती सम्मान है ये वासुदेव मोही को मिल रहा है। वासुदेव मोही की बात करेंगे साथियों तो इन्हें चकबुक मिला था। चकबुक इनकी रचना थी, चक बुक। तो चकबुक के लिए 2019 में मिला था। 2019 में इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, और ये सिंधी भाषा के लिए था। तो 2019 के लिए चकबुक के लिए दिया गया, वासुदेव मोही को दिया गया और सरस्वती सम्मान दिया गया। अब साथियों 2020 का पूछा जाएगा तो 2020 का आपको ध्यान रखना, ये तीसरा सम्मान है, शरण कुमार लिम्बावले को दिया गया और सनातन के लिए दिया गया, और उनकी ये मराठी रचना थी। तो आपको यहां से ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, दो देशों में मैत्री सेतु पुल। तो दो देशों में जो मैत्री सेतु पुल है, भारत नेपाल बिल्कुल नहीं, आपसे जानते हैं कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, नेपाल के साथ तो भारत के अभी अच्छे संबंध है भी नहीं। भारत बांग्लादेश बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी भारत और बांग्लादेश। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा साथियों तो आपको ध्यान रखना है, यह सबूरम कहां पे है, सबूरम कहां पे, त्रिपुरा में है, और ये जोड़ता है, यहाँ पे जोड़ता है, ये जोड़ता है रामगढ़ को। किसे जोड़ता है, रामगढ़ को, और रामगढ़ कहां पे, बांग्लादेश में है। तो सबूरम और रामगढ़ को जोड़ता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इसका सही आंसर होगा। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन ये है, 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो थॉमस बेग, यानी थॉमस बेग है, इन्हें क्या किया गया, ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। अब साथियों इनके बारे में, थॉमस बेग की बात करेंगे, हाल ही में जो सियोल शांति पुरस्कार है साउथ कोरिया का, इन्होंने इन्हें देने की बात की, लेकिन थॉमस बेग ने इन्हें ठुकरा दिया कि मैं क्या बोलूंगा, जो सियोल शांति पुरस्कार हूं वो नहीं लूंगा। अगर ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे साथियों, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, 1894 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो हेडक्वार्टर कहां हो गया, लुसाने स्विट्जरलैंड में। आईपीएल 2020 किसने जीता, तो आप सब जानते हैं मुंबई इंडियंस जीता। अब साथियों यहां से क्वेश्चन बनेगा कि आईपीएल 2020 में जो पर्पल कैप किसे मिली, है ना, और एक ऑरेंज कैप किसे मिली। आप सब जानते हैं दो कैपें मिलती हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो केएल राहुल को मिली थी, और पर्पल कैप की बात करेंगे तो रबाडा को मिली थी। किसको मिली थी, रबाडा को मिली थी। तो आप साथियों यहां से ये भी ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बनने की संभावना है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अभी तक आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच कौन जीता, तो आपका आंसर होगा मुंबई इंडियंस। कितनी बार जीता, लगभग 5 बार ये आईपीएल मैच जीत चुकी है। तो यानी ये हो गया आपका आंसर। 87वां क्वेश्चन है, 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुई ग्लुक किस देश से संबंधित है, तो लुई ग्लुक को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और इनका संबंध यूएसए से है। कहां से है, अमेरिका से है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 88 पे, 2020 में भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया, तो अच्छा क्वेश्चन है। 2020 में जो भारत का सीएजी नियुक्त किया था वो जीसी मुर्मू जी को भारत का सीएजी नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो कहां के थे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रह चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। आप सब जानते हैं हरसिमरत बादल कौर है ना, अकाली दल से संबंधित है, और इन्होंने कृषि जो कानून था उसके विवाद में क्या दिया, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। अब क्वेश्चन साथियों आपके लिए ये बताना है कि वर्तमान में जो कृषि मंत्री है वो कौन है। आपके लिए होमवर्क है, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि वर्तमान में जो कृषि मंत्री है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 वाला है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो आप सब जानते हैं न्यूजीलैंड इसका सही आंसर नहीं है। क्वाड 4 देशों का समूह है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, है ना। ये इनके मध्य एक मालाबार युद्ध अभ्यास भी होता है। तो साथियों, तो नमस्कार साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। धन्यवाद साथियों।